1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से निर्मित होकर, तैयार होकर बाहर आया और इन्होंने घोषणा की, साइन करके दिया कि प्रारूप समिति ने, कि अब संविधान जो है पूरी तरह से हम निर्मित कर चुके हैं। मगर एक महीने का 26 जनवरी 1949 में ये निर्मित हो गया था, लेकिन इसको समय दिया गया लागू करने का 26 जनवरी 1950, जिसको हम हमारा गणतंत्र दिवस कहते हैं। ये संविधान के सभी प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर रहे हैं। संविधान के निर्माण की औपचारिक रूप से घोषणा करके सिग्नेटरीज हैं, जो ये सिग्नेचर करके बता रहे हैं कि हमने संविधान का निर्माण पूर्ण कर लिया है। 26 नवंबर 1949 को पूरे होने के पश्चात कुछ चीजें तो उसी समय से प्रभावी हो गई थी, जैसे नागरिकता का सिद्धांत, अस्थायी संसद और अन्य कई प्रकरण तो उसी समय से लागू हो गए थे, लेकिन बाकी का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहाँ इतिहास के विद्यार्थियों के को एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहती हूँ। हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि 26 जनवरी 1949 को संविधान निर्मित हो गया, 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। तो क्यों 2 महीने का समय दिया गया? क्योंकि 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व था। इस दिन पहली बार बहुत साल पहले 1932 में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी, इसलिए उसी दिन को संविधान को लागू करने के लिए चुना गया। रावी नदी के तट पर सारे भारतीयों ने शपथ ली थी कि हम भारत को एक पूर्ण स्वराज्य का दर्जा दिलाकर ही रहेंगे। उस शपथ के पूर्ण होने का समय आ गया था, तो क्योंकि वो दिन 26 जनवरी का था, इसलिए 2 महीने बाद भारतीय संविधान के लागू करने का दिन चुना गया। इस दिन पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की गई थी। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइन कर रहे हैं भारतीय संविधान के ऊपर, और डॉक्टर सी राजगोपालाचारी जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, वो संविधान की घोषणा कर रहे हैं कि संविधान जो है वो लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से संविधान का निर्माण हो गया। 26 जनवरी 1950 को वो लागू हो गया। अब विद्यार्थियों, बच्चों, अब हम जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे संविधान का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, तो हम संविधान को कई भागों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना वो एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें ये बताया गया है कि संविधान के पीछे आधार क्या था, हम क्या चीज चाहते थे संविधान के निर्माण से, हमारी मूल भावना क्या थी। जो ये इतना बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है, इसके पीछे मूल भावना क्या है। किसी भी चीज का प्रीफेस होता है, किसी भी चीज का प्रीएम्बल होता है, उसी प्रकार से इसकी प्रस्तावना। उसके पश्चात इसके अनुच्छेद, जो भाग 1 से भाग 22 के बीच में इसमें अनुच्छेद है, और उसके बाद 12 अनुसूचियां, जो शेड्यूल्स जिसे कहते हैं, उनका निर्माण हमने किया इन अनुसूचियों के द्वारा। ये संविधान की प्रस्तावना इस तरह की दिखाई देती है। हम भारत के लोग से ये शुरू होता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य घोषित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना के शब्द हैं, जिसमें से समाजवादी और कई जो वर्ड्स हैं वो बाद में संविधान के संशोधनों द्वारा इसमें ऐड किए गए, और इसमें ऐड करने के पीछे उद्देश्य था कि ये संविधान की मूल भावना में निहित थे, इनको उसी में जोड़ा जाए। तो इसके साथ ही संविधान की प्रस्तावना सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद संविधान की 3, जैसे मैंने आपको बताया, 12 अनुसूचियों में बांटा हुआ है, तो उसके 3 भाग थे, संघीय, राज्य और समवर्ती सूचियों में इसको बांटा गया है। संघीय सूची कौन सी है? जिसमें वे भाग आते हैं जो कि केंद्र सरकार के एक्सक्लूसिवली अधीन है, यानी वे संविधान के भाग जिन पे सीधा सीधा केंद्र सरकार का नियंत्रण है, संघीय सूची में आते हैं। जिन पे राज्य का नियंत्रण रहता है, जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वे राज्य सूची में आते हैं। और कुछ ऐसे भाग हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन आते हैं, उनको समवर्ती सूची में बांटा गया है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि रक्षा, विदेश, दूरसंचार और इस प्रकार के जो चीजें हैं जिनका पूरे राष्ट्र की सुरक्षा और पूरे राष्ट्र की होने या ना होने से जिसका महत्व है, वो संघीय सूची में आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण जैसे विभाग जो हैं, जो विषय हैं, वो राज्य सूची में आते हैं। और
ऐसे चीज़ें जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बढ़ जाती हैं, जैसे नदी के जल का बंटवारा और इस प्रकार की चीज़ें, ये समवर्ती सूची में आती हैं। संविधान का मूल ढांचा, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान के जो निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उनके दिमाग में ऐसी क्या क्या चीज़ें थी, वो ऐसी क्या क्या चीज़ों का समावेश संविधान में करना चाहते थे जिनके बिना संविधान का होना ही संभव नहीं था। तो उसे मूल ढांचा कहते हैं। जैसे मूल ढांचे का मतलब, यदि आप कोई मकान का निर्माण करते हैं तो आप जो ईंट पत्थर का एक ढांचा तैयार करते हैं बिना उसमें किसी भी प्रकार का प्लास्टर कराए या किसी भी प्रकार का लकड़ी का काम कराए या कुछ, वो ढांचा यदि कहीं से हट जाए तो पूरा मकान गिरने की कगार पे आ जाएगा। तो इसी तरह से संविधान का जो पूरा निर्माण है, जो पूरा ढांचा है, जो पूरा मकान हमने संविधान का खड़ा किया है, वो एक ढांचे पे आधारित है जिसे हम मूल ढांचा, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी भी कहते हैं। तो उसके विभिन्न संवैधानिक विशेषज्ञों और कानूनविदों की राय के बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, मूल आधार और संशोधन की प्रक्रिया, इन 4-5 चीज़ों को संविधान का मूल ढांचा माना गया है। यानी हमारा उद्देश्य संविधान को बनाने का ये था कि वो एक समाजवादी चीज़ पर आधारित हो। समाजवादी यानी कि जिसमें संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार हो, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो। इस भावना के साथ हम अपने कानूनों का निर्माण करें। हम कानूनों का निर्माण इस आधार पर ना करें जो किसी एक व्यक्ति को या किसी एक समूह को कोई खास लाभ दे और जनता का हित ना करें। धर्मनिरपेक्ष, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, धार्मिक राज्य घोषित नहीं किया गया। हमारे राज्य का हमारे राष्ट्र का राष्ट्र धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य कुछ नहीं है। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। धर्म के आधार पर किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जाए, धार्मिक आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में विभेद नहीं किया जाए, धार्मिक आधार पर किसी भी तरह के कानून या किसी भी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जाए। तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य। तीसरा है लोकतंत्रात्मक राज्य। लोकतंत्र से आप सभी परिचित होंगे। जनता का शासन जनता के लिए, यानी आपके प्रतिनिधि आपके ऊपर शासन करेंगे, आप ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, वही मंत्रिमंडल बनाकर आप पे शासन करेंगे। मूल अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण चीज। इस संविधान के अंतर्गत भारतीयों को कुछ मूल अधिकार दिए गए, कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जो उनके नागरिक होने की घोषणा करते हैं, जिनको उनसे किसी भी परिस्थिति में कोई भी सरकार, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे किसी का भी शासन हो जाए, वो नहीं छीन सकता जब तक यह संवैधानिक व्यवस्था हमारे राष्ट्र में कायम है। और लास्ट था संशोधन की प्रक्रिया। संविधान बन गया बहुत अच्छे से, एक लिखित और एक विस्तृत संविधान, लेकिन समय के साथ हर डॉक्यूमेंट में, हर दस्तावेज में परिवर्तन की कुछ गुंजाइश रहती है। तो ये परिवर्तन किस तरह से किया जाए, किस हद तक किया जाए, किस तरीके से किया जाए और किन के द्वारा किया जाए, ये एक निश्चित प्रक्रिया थी जिसको संविधान में शामिल किया गया। इसके लिए हमारे यहाँ अलग से आर्टिकल्स थे। तो इस संशोधन की प्रक्रिया को हमने मूल ढांचा माना गया। ऐसा नहीं हो कि कोई सरकार आए और पूरे के पूरे संविधान का जो ढांचा ही बदल दे। तो कुछ संशोधन की प्रक्रिया को भी हमने मूल ढांचा माना। संविधान के प्रमुख लक्षण क्या थे? भारतीय संविधान जो कि एक बहुत ही विशेष संविधान था, क्योंकि बहुत सारे तरह के वर्गों, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अनेक रूपों में से विभाजित बहुत सारे लोगों का ये नेतृत्व करता था, प्रतिनिधित्व करता था। उनके शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसके प्रमुख लक्षण थे, पहला, ये निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान है। 3 चीजें हैं इसमें। निर्मित, जैसा कि आप सभी समझ ही गए होंगे अब तक कि हमारी संविधान निर्माण सभा ने बहुत मेहनत और बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों के द्वारा इसका निर्माण किया। ये एक लिखित संविधान है। इसका लिखित होना इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। विश्व के अन्य देशों में अब तक परंपरा के रूप में, ओरल टेक्स्ट के रूप में संविधान चलता आ रहा है। अभी तक लिखित संविधान बहुत कम जगहों पर प्राप्त होता है। और व्यापक संविधान है। व्यापक का मतलब
बहुत सारे क्षेत्र, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, बहुत सारे क्षेत्रों से संविधान लिया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हमारा संविधान अपने आप में पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाहरी शक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं है। संविधान अपने आप में पूरी तरह से सोवरेन डॉक्यूमेंट है। इस पे किसी और का कोई नियंत्रण नहीं है। समाजवादी शब्द का मैं पहले भी आपको विस्तार से विवरण कर चुकी हूँ कि समाज के सभी वर्गों के लिए संपत्ति पर, समाज की, राष्ट्र की सबका अधिकार हो। किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के लिए हम किसी भी तरह के कानून का निर्माण नहीं करें। धर्मनिरपेक्ष, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कठोर भी है और लचीला भी है। अब आप पूछेंगे कठोर और लचीला ये कैसे समन्वय हुआ? तो कठोर इसलिए है कि जब हम मूल ढांचे की बात करते हैं उसमें संशोधन या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव नहीं है। जो संविधान निर्माताओं की बेसिक या मूल भावना थी उसके साथ छेड़छाड़ किए जाना संभव नहीं है। इस मामले में कुछ संशोधनों को लेके कठोर है, कुछ मामलों में कुछ समय के साथ जो बदलाव चाह रहे हैं हम, उसका संशोधन करना बहुत आसान प्रक्रिया है। इसी के कारण संविधान में अब तक इतने संशोधन हो चुके हैं। इस उद्देश्य से ये लचीला है, यानी जो कुछ विषय हैं उनका संशोधन आसानी से हो सकता है, लेकिन कुछ विषय जो कि संविधान का बेस है, जो संविधान का मूल आधार है, उनका नहीं हो सकता है। संसदीय शासन प्रणाली, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संसद कानूनों का निर्माण करती है और वही क्रियान्वयन के लिए भी कार्य करती है। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ जो शासन है, हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि भारत को एक संघीय राज्यों का एक संघ घोषित कर दिया जिसमें बहुत सारे प्रांत हैं। महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, बहुत सारे संघ हैं। इनका अपना महत्व है। संघात्मक शासन है, उनका अपना शासन चल रहा है, लेकिन वो सब कुछ मामलों में केंद्र के अधीन है, यानी एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। कहने को हमारे यहाँ प्रांतों में स्वतंत्र सरकारें चलती हैं, वो अपना शासन स्वतंत्र रूप से चलाती हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में जैसे आपको केंद्रीय सूची, राज्य सूची के साथ जो समवर्ती सूची के मामले हैं उसमें हम एकात्मक शासन के अधीन हैं। न्यायिक सर्वोच्चता, 3 भाग हैं हमारे संसद के, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो उसमें न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी गई है। विधान परिषदों का या विधायी कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, और कार्यपालिका का कार्य होता है उनका क्रियान्वयन करना, और वो सही तरह से क्रियान्वित हो रहे हैं या नहीं ये देखना न्यायपालिका का कार्य है। और न्यायपालिका अपने अधिकार का क्षेत्र का प्रयोग कर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, यानी संसद के कार्यों में कि वो सही से कानून बना रहे हैं या नहीं, या कार्यपालिका की वो सही से कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं, या उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं या नहीं, ये देख सकती है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। वयस्क मताधिकार, 21 साल के बाद प्रत्येक वयस्क को ये मत देने का अधिकार दिया गया है। एकल नागरिकता, हम चाहे किसी भी राज्य में निवास करते हो, हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। और लोक कल्याणकारी राज्य, यानी भारत का जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी है और जनता के भले के लिए कार्य करने के लिए कृत संकल्प है। चाहे किसी भी प्रकार की सरकार आ जाए, इस आधार उसको जनता के हित में ही कार्य करना पड़ेगा। लोक कल्याणकारी राज्य है। मौलिक अधिकार, जैसे मैंने आपको बात की कि कुछ अधिकारों को हमारे मौलिक अधिकार घोषित किया गया। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से दिया गया है हमको। भारत के संविधान की नजरों में प्रत्येक व्यक्ति समान है, कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है, सबको एक ही आधार पर एक ही समान उसको ट्रीट किया जाना है और उसके लिए कानून बनाने हैं। इस समानता के अधिकार के कुछ परंतुक हैं जिनके आधार पर विशेष परिस्थितियों में कुछ अलग कानून बन सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, इसको अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है।
प्रत्येक व्यक्ति को प्राण देह की स्वतंत्रता प्राप्त है। वो कहीं भी आने जाने में, यदि वो भारत का नागरिक है तो वो भारत के किसी भी कोने में आ जा सकता है, किसी भी प्रकार का पेशा अपना सकता है और किसी भी प्रकार की बात अपनी कहने के लिए अभिव्यक्ति की उसको स्वतंत्रता है। तो ये सब स्वतंत्रता का अधिकार उसको प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि ये महसूस होता है कि कोई व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध 23 और 24 अनुच्छेद में उसको अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को वो जिस भी धर्म को चाहे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमने भारत में कोई राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया है, लेकिन धार्मिक आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना इच्छित धर्म का पालन कर सकता है। संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, यानी प्रत्येक भारतीय को अपनी संस्कृति के आधार पर अपने अपने जो उसका सांस्कृतिक जिस तरह का भी बैकग्राउंड रहा हो उसके आधार पर अपनी बात कहने का, रखने का और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि ये जो जितने भी मौलिक अधिकार अभी हमने बताए हैं इनमें से किसी का भी उसका हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके रिट याचिकाओं के द्वारा अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लोअर कोर्ट से नहीं, निचली अदालतों से नहीं, सीधे हमारी जो सर्वोच्च अदालतें हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 द्वारा हाई कोर्ट में और अनुच्छेद 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट से वो संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकता है, जिनको रिट अधिकार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि भारतीय संविधान, अलावा एक चीज जो रह गई है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं आई है, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों के साथ राज्यों के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व हमने बनाए हैं, जिनका उद्देश्य ये था कि राज्य किन आधारों पर अपनी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाए, उनका समावेश नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो संविधान का विकास आपने अभी देखा कि एक लंबी और चरणबद्ध प्रक्रिया थी, रातों रात इस फॉर्म में नहीं आया। बहुत सारे अधिनियमों के द्वारा, जनता की बहुत सारी मांगों के द्वारा, ब्रिटिश शासन के बहुत सारी योजनाओं के बाद हम आज जो वर्तमान संविधान का स्वरूप देखते हैं वो हमें प्राप्त होता है। तो इस संवैधानिक विकास का इतिहास और साथ में संविधान के निर्माण के क्या क्या लक्षण थे, क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, संविधान का मूल ढांचा क्या था, इन सब की जानकारी प्राप्त की। मैं आपको 2-3 बातें इस समय बताना भी चाहती हूँ और ये भी बताती हूँ कि ये जो पाठ्यक्रम में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जैसा मैं पहले कह चुकी हूँ। छात्रों में आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय संविधान पे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बहु उत्तरात्मक प्रश्न जो कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी जो पूछे जा सकते हैं कि जैसे मार्लिमेंटो सुधार कब पारित हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से आप क्या समझते हैं, 1935 के अधिनियम की विशेषता बताइए, या इस तरह के प्रश्न। इसके अलावा आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए, संविधान का मूल ढांचा क्या है, क्या संविधान में संशोधन संभव है। इसके अलावा कुछ छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि संविधान की विशेषता का कोई एक विशेषता पूछ ली कि कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है, इसे समझाइए, या भारतीय संविधान जो है एकात्मक लक्षणों के साथ एक संघात्मक संविधान है, इसे समझाइए। तो ऐसे समय में आपको संविधान की एक मूल जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जो संविधान में भारत जो है एक संघ है राज्यों का, मगर केंद्र के अधीन होने के कारण वो एकात्मक लक्षणों वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपके भी यदि कोई मन में प्रश्न हो तो